नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम लेके आ गए हैं हिंदी भाषा। ठीक है, ये लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ ये सुपर टीईटी, यूपी टीईटी और वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है आपकी, अगर हम शुरुआत करें उसके बड़े बड़े टॉपिक को टच करते हुए हम लोग निकल चलेंगे। ठीक है, तो अपभ्रंश जो होता है, सौर सेनी जो होता है, उसमें देखें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, खड़ी बोली, गुजराती, पहाड़ी और ब्रजभाषा, ये इतनी चीज़ें आपकी सौर सेनी के अंतर्गत आती हैं। अब पैसाची हिंदी की बात करें हम तो उसमें लहदा और पंजाबी आता है। ठीक है, ब्राचड़ की बात करें तो उसमें सिंधी आता है, महाराष्ट्री की बात करें तो उसमें मराठी आता है, मागधी की बात करें तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आता है। अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है और खस की बात करें तो इसमें पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली आती है। ठीक है, तो हिंदी के बारे में हम लोग ये चल रहे हैं। अगर हिंदी की नामकरण की बात करें हम तो हिंदी का नामकरण हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये 3 शब्दों से हुआ है। ये शब्द संस्कृत के नहीं हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जो ये शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द नहीं है, ये फारसी के शब्द हैं। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ और उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया था। यह बात कुछ ऐसी है कि बच्चा हमारे घर में जन्मा हो और नामकरण कोई और किया हो। इसी तरह हमारे हिंदी साहित्य के भी हालात थे। जितने भी हिंदी साहित्य का हमारा शुरुआती इतिहास है वो किन्हीं विदेशियों ने लिखा है, उसके बारे में भी हम विस्तार से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हिंदी के विकास की बात करें तो इसकी विकास जो है संस्कृत भाषा से हुई है। अगर हिंदी की जननी की बात करें तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। और संस्कृत पाली जो है प्राकृतिक भाषा जो है, इससे अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है और हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अगर हिंदी के विकास की बात करें तो पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर उसके बाद प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी आ जाती है। ठीक है, अगर हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में बांट दिया जाए तो उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल आ जाता है। अब इस भाषा, बोली और भाषा के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि विभिन्न बोलियां राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब विभाषा का क्षेत्र जो होता है बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचना में भी प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हिंदी की विभाएँ क्या है, जैसे हिंदी है उसकी अलग छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, उनकी बात कर लें तो उनमें आ जाएगा ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली हो गई। ठीक है, अगर विभाषा की बात करें तो विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। अगर इस प्रकार बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है तो बोली, विभाषा और भाषा, जैसे भाषा हो गई खड़ी बोली, हिंदी, विभाषा। अगर विभाषा की बात करें तो हिंदी क्षेत्र की बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार सुनेंगे तो आपको सारा हिंदी का विकास समझ में आ जाएगा और आपको कहीं और फिर इसके बाद इसको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा लगभग 2500 वर्ष पुरानी भाषा है। ठीक है, और मैक्स मूलर ने पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है। ठीक है, और डॉक्टर ओल्डेनवर्ग ने पाली की मूल भाषा कलिंग क्षेत्र की भाषा को सिद्ध माना है। ठीक है, की भाषा को माना है। गियर्सन, चाइल्डर्स, विंडीज तथा गाइगर ने इसे मगध क्षेत्र की भाषा माना। जो पाली भाषा है इसको गियर्सन, चाइल्डर्स, विंडीज तथा गाइगर ने इसे मगध क्षेत्र की भाषा को माना। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः भगवान बुद्ध से है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जितने भी आपको ग्रंथ मिलते हैं उसमें पाली भाषा की ही प्रयोग किया गया है। चलिए तो हम आगे इसका और भी देखते हैं। अगर हम बात करें प्राकृत भाषा की तो प्राक और कृत शब्द से
इसका निर्माण हुआ है। प्राकृत भाषा का निर्माण, प्राक और कृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले से बना हुआ। ठीक है, विद्वानों ने इसका काल 200 ईस्वी से 600 ईस्वी तक स्वीकार किया है। चलिए हम लोग राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। तो कोई एक बोली जो होती है पठन पाठन की दृष्टि से, जो पत्र व्यवहार और साहित्य रचना के क्षेत्र में स्वीकृत होकर विभाषा बन जाती है। ठीक है, विभाषा बन जाती है और राष्ट्रभाषा की पदवी को प्राप्त कर लेती है, और आपस में संबंध रखने वाली कई विभाषाओं के क्षेत्र में विशिष्ट लोक व्यवहार के व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित रूप को प्राप्त कर भाषा का पद प्राप्त करती है। तब उसकी उन्नति का यह क्रम यहीं ठहर नहीं जाता। राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक कारणों से वह भाषा पूरे देश अथवा राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र और अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के उपयोग में आने लगती है। ऐसे में उसे राष्ट्र भाषा की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपकी पूर्वी हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी है, ठीक है, बिहारी, बांग्ला, खड़ी बोली, असमी, सिंधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, ये सारी भाषाएं आपके हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या, अगर क्वेश्चन बने कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो उसे हिंदी मानी जाती है, पर वो राष्ट्रभाषा है नहीं, उसे राजभाषा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन सही ये होगा कि भारत की राजभाषा क्या है, तो उसे हिंदी कहा जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ले रहे हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना, अगर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर सुन ले रहे हैं तो आपका हिंदी का विकास के एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। ये करीब 70 से 75 क्वेश्चन होंगे जो लगातार अभी हम आपको बता दे रहे हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ठीक है, अगर हम बात कर लें भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो इसे राजभाषा के वर्ग में रखा जाएगा, जिसे मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, ढूढ़ाड़ी बोली है, ढूढ़ाड़ी कहाँ की बोली है, तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूढ़ाड़ी। ठीक है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पुरानी बांग्ला जो है उसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बोली कौन सी है, तो वो है पाली भाषा। ठीक है, और हिंदी तो उसकी जननी है। ठीक है, हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत है, ये दिमाग में रख लीजिए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर हम बात कर लें कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो साथियों ये काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है और भारत में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हर कोई जानता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये अगली बार पूछा गया था CTET में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो 343 से 351 तक इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर हिंदी है, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी निकली हुई है, उससे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये इसका सही क्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो इसमें हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज भाषा कहाँ की है, तो पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही बिहारी भाषा की उपबोली है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हिंदी खड़ी बोली
सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है। भारत के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। ठीक है। ये रेलवे 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी भाषा से है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश है। ये बार बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो वीजी खेर थे। अगर पूछा जाए 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके वीजी खेर थे। ठीक है। चलिए, गुजराती किससे विकसित हुई है? गुजराती भाषा सौरसेनी से विकसित हुई है, जिससे आपकी हिंदी विकसित हुई है। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? तो हिंदुस्तानी बोली का नाम अंग्रेजों ने दिया था। भाषा के सर्वांगीण मानवीयकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उठाया था। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रकाशित किया था। पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पंजाबी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? पहला क्वेश्चन तो यहीं तैयार हो जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि कब आयोजित किया गया था? तो ये 10 से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था। ठीक है। ओडिशा किस राज्य की भाषा है? तो ये ओडिशा राज्य की भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। ठीक है। पहले 18 थी, अब 22 है। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 2007 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो ये आपके हो गया बोली, भाषा मानक, मतलब फिर से देखिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से माने जाते हैं? तो इसका पहला हो जाएगा बोली, दूसरा भाषा और तीसरा हो जाएगा मानक भाषा। अब समझ में आ गया होगा कि मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से? तो बोली है, भाषा है और मानक भाषा है। विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो कन्नड़ आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है। दर्द भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? तो साथियों, दर्दिस्तान क्षेत्र की भाषा आपकी दर्द भाषा है। मराठी किससे संबंधित है? मराठी किससे संबंधित है? तो ये दक्षिणायल से संबंधित है। दक्षिणायल से संबंधित है। मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज किसकी कृति है? तो साथियों, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की कृति है, मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज। ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखतः किससे है? तो पाली साहित्य का संबंध गौतम बुद्ध से है, जो कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताए हैं। पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है? तो पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति मैक्स मूलर ने मानी है। पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? तो पाली काल की समाप्ति के पश्चात लोक भाषा का रूप था। ठीक है। पाली काल की समाप्ति के पश्चात लोक भाषा का रूप था। प्राकृत शब्द की रचना किन 2 शब्दों से हुई है? तो ये हमने अभी बताया था पीछे लेक्चर में ही, प्राक और कृत से बना है। ठीक है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण और क्वेश्चनों की, तो किस ग्रंथ में पैशाची जाति का उल्लेख है? तो ये आपके महाभारत में पैशाची जाति का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। किस ग्रंथ में पैशाची जाति का उल्लेख है? तो महाभारत में उल्लेख किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि
कई जब युद्ध होता है तो उसमें कई जंगलों से पांडवों के लड़के लड़ने के लिए आते हैं, तो पिशाचों के बच्चे होते हैं, मतलब इनके द्वारा उनकी पुत्रियों से जो उत्पन्न बच्चे हुए होते हैं तो वो लड़ने के लिए आते हैं। ठीक है। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट्ट है। ये बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए कि अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट्ट है। अक्सर अपभ्रंश अगर नहीं ऑप्शन में होता है, लोग अपभ्रंश पढ़ के जाते हैं और ऑप्शन में अवहट्ट दिया होता है और लोग दूसरा कुछ मार के चले आते हैं, जिससे गलत हो जाता है। लहदा कहाँ की भाषा है? तो लहदा अफगानिस्तान की भाषा है। लहदा अफगानिस्तान की भाषा है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन 14 सितंबर को किया जाता है। इसको रट्टा मान लीजिए। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन 14 सितंबर को किया जाता है। घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं? तो घनानंद रीतिकाल काव्यधारा के रीतिकाल धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं। प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा है? तो ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। अभी पीछे हम बता रहे थे कि ब्रज भाषा जो है काव्य से जुड़ी हुई चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो आपके जितने भी हिंदी में साहित्य वगैरह मिलेंगे तो आपको ब्रज, अवधी, इन सब भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। ये कथन है, इसको सुनिएगा ध्यान से। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यह कथन किसका है? एक बार और सुनिए। मैं दुनिया की समस्त भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो ये कहा था विनोबा भावे ने कहा था। ठीक है। कौन कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो 22 है। ठीक है। पहले 18 थी, अभी 22 हो गई है। ठीक है। मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? मुगल काल में राजभाषा के रूप में फारसी भाषा को प्रतिष्ठा प्राप्त थी। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है। राज को चलाने के लिए, पत्राचार करने के लिए राजभाषा होती है। इस पर हम बाद में एक बनाएंगे प्रॉपर वीडियो। नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि राजभाषा जो होती है एक पत्र के लेन देन के लिए किया जाता है। अगर दो भाषाएं किसी अन्य भाषाओं में पत्र का लेन देन करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति के अनुसार। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी वो अपना पत्राचार कर सकते हैं, लेकिन दोनों राज्यों के शासन की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है। 1955 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बाल गंगाधर खरे के, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में आ सकता है बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर खरे, लेकिन आपको ऑप्शन मारना है बाल गंगाधर खरे के रूप में माना। ठीक है। 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? तो बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में इसका किया गया था। ठीक है। क्या किया जाता था? गठन किया गया था। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये साथियों अनुच्छेद 343(1) में की गई है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343(1) में की गई है। किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी के अलावा भी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जिसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 345 के तहत इन्हें छूट दी गई है। किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 351 में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने के लिए बल दिया गया है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का शब्द है? तो आयो शब्द ब्रज भाषा का
शब्द है, ठीक है, ब्रज भाषा का शब्द है। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो ये 8वीं सूची के अंतर्गत किया गया है, जिसके लिए अभी भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग, ये लोग काफ़ी दबाव संसद में बना रहे हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो इसे एक भाषा का रूप मिल जाएगा। अभी ये बोली है, एक बोलचाल की भाषा है, ठीक है। देखिए कब बनता है भोजपुरी भाषा। 1975 ईस्वी में हिंदी के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए इनमें से किसका गठन किया गया था? तो हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया था 1975 ईस्वी में हिंदी के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए, ठीक है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक और विधिक व्यवस्था का अनुपालन करने और संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जून 1975 ईस्वी में किस मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी? तो साथियों, गृह मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना 1975 में की थी, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन हमारा है आज का। जब तक हिंदी भाषा राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते, जब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह व्यवस्था किस राजभाषा अधिनियम में की गई थी? कहने का तात्पर्य है कि जबकि जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र, लेकिन तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, तो कहा गया कि जब तक सभी राज्य मिलकर हिंदी को एक राज्य भाषा के रूप में नहीं स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार कर लेते हैं, तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। तो ये किस अधिनियम में की गई थी? तो ये 1967 के अधिनियम में ये किया गया था। तो ये हमारा हिंदी का विकास जो था ये हो गया है। तो हम आगे आपका लेके चलेंगे, जो अन्य वर्णमाला हैं, आपके व्याकरण की चीज़ें हैं, उनको हम लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करें। हम चाह रहे हैं कि आप लेक्चर से जितना सुन, लेक्चर से जितना आपको याद हो जाएगा उतना ब्लैक बोर्ड पे जब हम दोबारा इन सीरीज को लेकर ब्लैक बोर्ड पे आएंगे तो वहाँ आपको बखूबी समझ आए। ये सिर्फ हम लेक्चर ही नहीं देंगे, बाद में हम इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लाकर आपको समझाएंगे। तो चलिए, अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और खबरी ऐप पे भी हम आ गए हैं, वहाँ पे भी हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा, सुपर टीईटी, यूपी टीईटी जूनियर का सामाजिक अध्ययन हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आपका लेखपाल परीक्षा हो जाएगी। वहाँ पे भी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय वहाँ पे हमने पढ़ा दिया है, ऑडियो में वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं पढ़ा है तो उत्तर प्रदेश की हमारी सीरीज चल रही है इस चैनल पर। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है, तो जिसमें हमने 17-18 वीडियो अभी तक बना दिया है। तो आप लोग जाइए देखिए, बीच बीच में हम ऐसे लेखपाल अन्य भर्तियों की जो है उनको भी लेके हम चलते रहेंगे, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल यूपी स्पेशल हम लेके चलेंगे तो और सब्जेक्ट हमारे पीछे हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे हम लोग देखें, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको हम साथ में लेके चलेंगे। पूरा लेखपाल भर्ती परीक्षा हम इस चैनल पर आपको तैयार करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।